तो मैं दीप प्रज्वलन के लिए और मूर्ति पे फूल अर्पण के लिए आमंत्रित करता हूँ हमारे मुख्य वक्ता श्रीमान मनमोहन वैद्य जी का, और साथ में वाई एम जोशी जी, प्रोफेसर वाई एम जोशी सर का, प्रोफेसर सज्जनानंद त्रिपाठी सर का। दीप ज्योतिः परम ज्योतिः दीप ज्योतिर्नार्दनः दीपो हरतु मे पापम दीपो ज्योतिर्नमोस्तुते शुभम करोतु कल्याणम आरोग्यम सुख संपदः द्वेष बुद्धि विनाशाय आत्मज्योति नमोस्तुते आत्मज्योतिः प्रदीप्ताय ब्रह्म ज्योतिः नमोस्तुते ब्रह्म ज्योतिः प्रदीप्ताय गुरु ज्योतिः नमोस्तुते। वाह, चांगला योग आला। मैं प्रोफेसर अनुराग त्रिपाठी सर को बुलाना चाहता हूँ भेंट के लिए। भारत माता की जय। चलिए, उधर के बाद में दे रहे। अब मैं हमारे मुख्य वक्ता जी श्री मनमोहन वैद्य जी से अनुरोध और प्रस्तावना के लिए मैं श्री अनुराग त्रिपाठी सर जी को बुला। तो एक बार मैं परिचय करा देता हूँ अपने वक्ता में, जो हम लोगों को आज सौभाग्य प्राप्त हुआ उनका, और उसके बाद अपने कार्यक्रम की प्रस्तावना प्रोफेसर जोशी संक्षेप में रखेंगे। तो आज अपने बीच में हमारा सौभाग्य है कि अपने बीच में माननीय डॉक्टर मनमोहन वैद्य जी उपस्थित हैं, जिनका हमको आज मार्गदर्शन मिलेगा। डॉक्टर वैद्य नागपुर में जन्मे और बाल्यकाल से संघ से जुड़े रहे हैं, स्वयंसेवक हैं। कुछ कुलों में देश समाज के लिए करने की परिपाटी चली आ रही होती है, ऐसा हमने सुन रखा है। ऐसे ही एक कुल से अपने डॉक्टर वैद्य है। मेरा स्वयं का मतलब, मुझे मनमोहन जी प्रचारक हैं ये पता है, आपके छोटे भाई डॉक्टर राम वैद्य जी वो भी प्रचारक हैं, और मैं जिस समय की घटना बताने जा रहा हूँ उस समय आपके जो तीसरे भाई थे वो भी प्रचारक थे। तो कुछ कार्यकर्ताओं की बैठक थी और वहाँ मैंने सब लोग एक कोई बूढ़े कार्यकर्ता के आसपास बाकी सभी प्रचारक बहुत ध्यान से सुन रहे थे, तो मैंने बाकी लोगों से परिचय किया और जो बूढ़े व्यक्ति थे उनसे पूछा, क्या आप भी प्रचारक हैं? तो उन्होंने कहा नहीं, मैं प्रचारकों का बाप हूँ। तो आपके उनके उस समय तीनों पुत्र प्रचारक थे अभी। तो ऐसे मतलब देश समाज में के लिए काम करने वाले कुलों की परंपरा परिपाटी से अपने बीच में उपस्थित डॉक्टर वैद्य, ही होल्ड्स अ PhD in radio chemistry from Nagpur University, and this is long before I was even born. I was born in 1984. He worked as a lecturer, so हम में से कुछ लोग यहाँ विद्यार्थी हैं, तो अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और फिर PhD सब किया है। So he has been there, done all that. He worked as a lecturer for some time before deciding to become a full-time RSS प्रचारक. Basically opting for a lifelong mission for dedicated service to the nation and motherland. He has held various responsibilities at regional and national level in the organization. Specifically, just to cut it short, he was Akhil Bharatiya Prachar Pramukh, or in English, All India in charge of media relations of Sangha from 2008 to 2018. He has served as one of the Sahasara Karyavas, joint general secretaries in the so-called English parlance of Sangha, which is a senior level position in organization's leadership structure in 2018 to 2024. As a Sahasara Karyava, he played key role in national level organization, coordination, ideological articulation, media communication and public outreach, and interaction with social, educational and intellectual groups. An advocate of unity rooted in shared civilizational heritage rather than narrow sectarian identity, and a strong proponent of educational reforms aligned with Indian civilizational values, integrating traditional knowledge systems with modern systems. He currently is serving as a Akhil Bharatiya Karyakarni Sadasya, that is All India Executive Committee member of the Sangha. His book We and the World Around was published in 2023. He is fluent in Marathi, Hindi, Gujarati and English, and is very popular among youth due to his unique style of articulation.
So for this brief introduction, I invite Professor Joshi to just give a brief background of what is the motivation behind organizing this Yuva Samvad. Professor Joshi, to you. अतिथि कार्यक्रम पहले से विलंब हो चुका है कार्यक्रम को, और मैंने प्रस्तावना भी काफ़ी अच्छी बना दी थी, लेकिन उसका सिर्फ सार बताता हूँ। उसका सार यह है कि महाराष्ट्र के एक बहुत बड़े संत थे, उनका नाम है समर्थ रामदास स्वामी, और उन्होंने एक श्लोक बोला था कि तुझा रक्षणा तू जरे सिद्ध होशी। उसका मतलब यह है कि जो चैलेंजेस देश के सामने हैं, उस चैलेंजेस उन्होंने वो 350 साल पहले बोला था उस कॉन्टेक्स्ट में, लेकिन वो कॉन्टेक्स्ट आज भी है कि हमारे जो चैलेंजेस हैं, हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं, उसका सॉल्यूशन हमें ही निकालना है, दूसरा कोई नहीं निकालेगा। और वो सॉल्यूशन भी ज़मीन से जुड़ा हुआ होगा। और 10 साल में, 20 साल में ये जो हमारे युवा है, उनके सिर पर ही सारी जिम्मेदारी आने वाली है ये चैलेंजेस को एड्रेस करने की, चैलेंजेस को उससे सॉल्यूशन निकालने की। तो इसी संदर्भ में मार्गदर्शन करने के लिए हमारे पास आदरणीय वैद्य जी हैं। इनका बहुत गाढ़ा अनुभव रहा है, जैसे प्रोफेसर त्रिपाठी ने बताया। तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, मैं अभी उनको आमंत्रित करता हूँ हमें मार्गदर्शन करने के लिए, और जो भी प्रश्न होंगे आपके मन में वो लिख लीजिए। उनके मार्गदर्शन के बाद हम वो उनका उत्तर दे देंगे। भारत एक प्राचीन देश है, समाज है। दुनिया भी भारत को सदियों से जानती है। जितनी प्रगति हमने करनी चाहिए थी आज़ादी के बाद, हमने बिल्कुल नहीं की, ऐसा नहीं है, लेकिन जितनी करनी चाहिए थी उतनी हम नहीं कर सके। क्या कारण होगा, पूछ रहा हूँ मैं, बोलिए। हाँ बोलिए ना। जैसे IIT कानपुर है, मैं एग्जाम्पल लेना चाहता हूँ इस इंस्टीट्यूट का। यहाँ पे जितने बच्चे रह रहे हैं, जो हॉस्टल्स पे रह रहे हैं, उनको इस राष्ट्र की रक्त रंजित कैसे ब्राह्मणों ने और क्षत्रियों ने इस राष्ट्र की धरती को बचाने के लिए खून बहाया है, वो बताया ही नहीं गया। जब वो बताया नहीं गया तो इम्पोर्टेंस रियलाइजेशन है ही नहीं कि हम अपना जो। एक मिनट, बताया नहीं गया। आज़ाद हो के इतने साल हो गए, हमने नेताओं को चुनकर हमने दिया है, ठीक है ना। ये कारण नहीं है। मूल कारण क्या है? हाँ, जो बोलना है खड़े होकर बोलो। हाँ, देश के प्रति हमारी निष्ठा वो उतनी परिपक्व नहीं है जितनी होनी चाहिए। ठीक है, मैं नहीं मानता, लेकिन आप बैठे, ठीक है, हर एक अपना मत है, कहते बोलिए। रास्ते पे चल रहे थे, हमें कैपिटलिज्म अगर ये फॉलो करते हैं हम लोग। नहीं, मतलब किसने कंपल्सन किया आपको? हम गुलाम थे तब तो ज़बरदस्ती जो बताया वो सारा हो रहा था। वी आर फ्री, वी आर इंडिपेंडेंट। और कोई? यस, हमें कहाँ जाना है ये हमने डिसाइड नहीं किया। क्या क्या? हमें कहाँ लेके जाना है, हमारी दिशा क्या होनी चाहिए, वो उसका हमें विचार नहीं किया। क्यों नहीं किया? जब इंडिपेंडेंट है, बुद्धि कमी नहीं है, संसाधन कम नहीं है। सी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज ओवर इन 1945। इंग्लैंड, जर्मनी, जापान, इन देशों का खूब स्ट्रक्चरल डैमेज हुआ था। उन्होंने फिर से अपना देश खड़ा करने की शुरुआत की। 1948 में इजराइल ने लिटरली फ्रॉम स्क्रैच आफ्टर 1800 ईयर्स फिर से अपने धरती पर पहुंचे। आसान नहीं था। अगर आप एक्सोडस नाम के नॉवल पढ़ेंगे, ध्यान में आएगा, व्हाट आर द पेन्स ऑफ नेशन बिल्डिंग। सतत संघर्ष करना है, रिसोर्सेस कम है। एवरी यूथ, गर्ल और बॉय हैड टू सर्व इन मिलिट्री फॉर 5 years आफ्टर ग्रेजुएशन। वो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर का बच्चा हो तो भी 5 साल के बाद जिंदा बचा, हाथ पैर आंख साबुत रही,
देन ही कैन डिसाइड वेदर टू कंटिन्यू इन मिलिट्री या अपना दवाखाना शुरू करना है, फैक्ट्री शुरू करनी है, शॉप लगानी है, खेती करनी है, टीचर बनना, वट एवर इट इज। और हम 47 में आज़ाद हुए। अब 45, 47, 48 लगभग पीरियड एक है। इंग्लैंड, जर्मनी, जापान जैसा हमारा स्ट्रक्चरल डैमेज नहीं हुआ था, न कि हमको इजराइल जैसे शून्य से शुरुआत करनी थी। इन चारों देशों ने जितनी प्रगति पहले 60 साल में की, भारत ने नहीं की। वी डिड नॉट लैक टैलेंट, नाइदर रिसोर्सेस, मैन पावर, ऐसा कुछ नहीं। तो वी लैक डायरेक्शन, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली भारत ऐसा एकमात्र देश दुनिया में है जहाँ के लोगों में एज ए पीपल हु वी आर, इसके बारे में यूनानिमिटी नहीं है। जर्मनी, इंग्लैंड, जापान, इजराइल, इवन अदर कंट्रीज, वहाँ डेमोक्रेसी है, 2-3 पार्टीज है, चुनाव होते हैं, बट एवरीबडी इज क्लियर एज ए पीपल हु दे आर। उनके पूर्वज कौन थे, हिस्ट्री क्या थी। एंड देयर इज ए फेमस बुक बाय सैमुअल हंटिंगटन, हु आर वी। वो कहते हैं अनलेस वी डिसाइड हु वी आर एज ए पीपल, वी कैन नॉट डिसाइड व्हाट आवर प्रायोरिटीज कैन बी। सबसे पहले हम कौन है, भारत, यह जानना आवश्यक है। दुनिया जानती है, हम नहीं जानते हैं। इसलिए हमारी दिशा तय नहीं कर सके। हमारी विदेश नीति, रक्षा नीति, शिक्षा नीति, अर्थनीति हमारे स्व के प्रकाश में चली ही नहीं। जिनके पास अनुभव नहीं है, ऐसे नए कुछ नेशंस की नकल करते रहे हम। इसलिए आवश्यक है कि हम कौन है एज ए पीपल, वी शुड नो इट। कभी आश्चर्य होता है, देयर इज नो अदर कंट्री इन द वर्ल्ड जिसके 2 नाम हैं। हमारे हैं, क्यों पता नहीं। भारत के बगल में ब्रह्मदेश है, सुना होगा आपने। अंग्रेजों ने उसको कैप्चर किया, उसका नाम बर्मा किया। बर्मा बिकेम इंडिपेंडेंट एंड नेम्ड इट म्यांमार, और बर्मा छोड़ दिया। वो बर्मा दैट इज म्यांमार नहीं कहते हैं। हम इंडिया छोड़ ही नहीं रहे। वी कैन ब्लेम ए पार्टी, वी आर रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि हमको हर 5 साल के बाद हमारा नेता चुनकर देने का अधिकार है। तो 2 व्यूज है। तो भारत की आज़ादी के बाद ओनली 3 स्टेट्स थे ऐसे जिन्होंने भारत के साथ एक्सेशन नहीं किया था, जम्मू कश्मीर, हैदराबाद, जूनागढ़। सरदार पटेल 1948 में जूनागढ़ गए, के.एम. मुंशी उनके साथ में थे। ही कंप्लीटेड द एक्सेशन प्रोसेस। वही पास में सोमनाथ है, सोमनाथ दर्शन करने गए। मंदिर के खंडर देखा तो बड़ी पीड़ा उठी मन में। अब देश स्वाधीन हुआ था, ये गृह मंत्री थे। स्वाभाविक विचार है कि यहाँ भव्य मंदिर बनना चाहिए। सोमनाथ इज नोन फॉर सेंचुरीज, या सारा भारत का व्यक्ति जाता है दर्शन करने। 12 ज्योतिर्लिंग का श्लोक है, शुरुआत है सौराष्ट्र सोमनाथम जैसे होती है। तो आइडिया ऑफ कंस्ट्रक्टिंग ए मैग्निफिसेंट टेम्पल देयर वॉज नॉट अगेंस्ट एनीबडी, इट वॉज जस्ट ए रिस्टोरिंग द ग्लोरी ऑफ भारत। के मुंशी को दायित्व दिया, उन्होंने ड्राफ्ट बनाया, ही वेंट टू शेयर्ड विथ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी एक्सेप्टेड इट एंड मेड ए वेरी वंडरफुल बेसिक सजेशन। उन्होंने कहा कि सरकारी खर्चे से मत करो, जनता से पैसे इकट्ठा करो। तो के मुंशी चेंज द ड्राफ्ट। राजेंद्र प्रसाद उस समय के राष्ट्रपति उसके प्राण प्रतिष्ठा के लिए आए थे। राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, के मुंशी, महात्मा गांधी स्टालवर्ट थिंकर, फ्रीडम फाइटर्स थे। ये सब के मन में यहाँ मंदिर बनना, ये भारत के गौरव की पुनर्स्थापना, यही बात थी। लेकिन पंडित नेहरू का विरोध था।
नेहरू ने कहा इट इज़ एन एक्ट ऑफ हिंदू रिवाइवलिज्म। अब नेहरू एंटी भारत नहीं थे, उनके भारत की आइडिया अलग थी। ऐसे अनेक बातें हैं, तो दो आइडिया नहीं चलेगी भैया, एक चाहिए। इसलिए मैं आज भारत की भारतीय अवधारणा इस विषय पर बात करूंगा, बाद में क्वेश्चंस भी लेंगे। कुछ बातें हमारे दिमाग में अननोइंगली डाली गई है, हमको पता ही नहीं है, ये सही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, एक बड़ा देशभक्ति पर गीत के नाते गाया जाता है, खास 15 अगस्त को टीवी पर, रेडियो पर वो गीत बजता है, मिलिट्री पुलिस के लोग उस पर डांस करते हैं, अनेक स्कूल विद्यालय में वो गाया जाता है। आई एम श्योर कि मैं पहली आधी पंक्ति बोलूँगा, आप बाकी का पूर्ण करोगे। फर्स्ट 2 लाइन्स यू हैव टू कंप्लीट। और जिनको आगे की लाइन्स याद है उन्होंने खुलकर बड़े आवाज़ में बाकी की लाइन पूर्ण करनी है। वो गीत है सारे जहां से अच्छा, आगे क्या है, बाद में इतना अच्छा गीत है, हम गाए जा रहे हैं। पहली लाइन का अर्थ है सारे जगत में, दुनिया में, जहां में हिंदुस्तान सबसे अच्छा है। वो तो क्लियर है। व्हाट इज द नेक्स्ट लाइन, व्हाट इज द मीनिंग? ये गुलिस्ता है और हम कौन है, बुलबुल है, राइट। गुलिस्ता मतलब क्या होता है, गार्डन, ठीक है, बगीचा है, राइट। ये गार्डन है और हम बुलबुल है। कौन होती है बुलबुल? हाँ, जोर से बोलो। क्या हो बुलबुल? चिड़िया है, बुलबुल चिड़िया है, इट्स ए बर्ड। हम बुलबुल है, ये गुलिस्तां है। ये गुलिस्तां में, बगीचे में बुलबुल आएगी क्यों? गुल खाने आएगी, ठीक है ना। जो फूलों के पराग है, पराग खाने आएगी। यहां पराग नहीं मिला तो क्या करेगी बुलबुल? जहां है पराग वहां जाएगी। हमारे लोग पढ़ लिख कर बाहर क्यों जा रहे हैं? उधर ज्यादा गुल मिल रहा है। सीखा यही है। हमारा रिश्ता बगीचे से कुछ नहीं है। बगीचे को आग लगेगी, सबसे पहले बुलबुल उड़ जाने वाली है। कितनी गलत बात हम गाए जा रहे हैं। मैं तो अनेक IAS IPS अधिकारी से बात करता हूं, दे आर शॉक्ड। कहा कभी सोचा ही नहीं था हमने ये, इसमें कहीं भी देशभक्ति नहीं है। इस गीत का जो गीतकार है मोहम्मद इकबाल, आज़ादी के बाद पाकिस्तान चला गया था, शायद वहाँ ज़्यादा गोल मिलने की उसका आशा होगी। और आज भी हमारे यहाँ UPSC की परीक्षा में इस गीत का गीतकार कौन है ऐसा प्रश्न आता है, मोहम्मद इकबाल नाम लिखने उसको मार्क्स मिलते, पास हो जाता है। जिसमें देशभक्ति है ही नहीं। हम केवल पराग खाने के मतलब के लिए बाहर से आए हुए बुलबुल है। ये कल्पना कितनी खराब है, हम गाए जा रहे हैं। मगर आपको पूछूंगा, ये सारा जानने के बाद, अगर ये बगीचा है मान लिया, क्या बुलबुल है, हाँ या ना? आवाज आना चाहिए, थोड़ा ऊंचा आवाज। बस सही बात है। चलो मान लिया बुलबुल नहीं है, लेकिन बगीचा है, तो बगीचा के, गार्डन के हम कौन है? माली और रखवाले आते हैं, माले आते हैं, मालिक आते हैं। सभी उत्तर गलत है। वास्तव में फूल भी नहीं, हम इसके पौधे हैं। वी आर द प्लांट्स। हमारे जड़ें जमीन में है। और जिस किस्म का पौधा है, फूल का है, उत्तम फूल लगे, अगर फल का है उस किस्म का उत्तम फल लगे, तो गार्डन का नाम रोशन होने वाला है। हर व्यक्ति डॉक्टर नहीं बन सकता। जो भी मैं करूँगा एक्सेलेंट करूँगा, अच्छा करूँगा, ताकि इस गुलिस्ता का नाम बड़ा होगा। अगर बगीचे को आग लगेगी, हम यही रहने वाले हैं। ये सीखा ही नहीं गया हमको। दूसरा एक नैरेटिव चल रहा है, सब लोग हम सुनते आ रहे हैं कि भारत कृषि प्रधान देश है। सुना होगा सबने अनेक बार, हाँ या ना? वो बोली भैया,
एकदम गलत बात है। तो भारत में खेती अच्छी अवश्य थी किंतु प्रधान कृषि नहीं थी, क्योंकि कांग्रेस मेडिसन ने अपने पुस्तक में लिखा है वर्ल्ड हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक्स में कि ईस्वी सन 1 से 1700 तक भारत का वर्ल्ड ट्रेड में शेयर हाईएस्ट था, हाईएस्ट इन द वर्ल्ड 33%, जबकि अमेरिका यूरोप मिलाकर 2% से कम था। भारत के बाद नेक्स्ट टर्न चाइना का आता है और यहाँ खेती अच्छी थी, लेकिन हमने कभी अनाज बेचा नहीं है। वी नेवर सोल्ड ग्रेन्स। खाया है, खिलाया है और चीज़ों के लेन देन में एज ए बार्टर अनाज का उपयोग किया है। सुथार ने लोहार से कोई चीज़ बना कर ली, उसको बदले में अनाज दिया है। उसने बुनकर से कपड़ा लिया, बदले में अनाज दिया, क्योंकि करेंसी वगैरह नहीं थे नोट वहाँ। फिर बेचते क्या थे? तो भारत में इंडस्ट्री अच्छी थी। मरे जानवरों के स्किन पर टैनिंग प्रोसेस करके लेदर की वस्तुएं बनाने की टेक्नोलॉजी भारत में खूब डेवलप थी। आगरा, कानपुर उसके हब्स थे, लेदर इंडस्ट्री थी। या उत्तर मेटलर्जी थी, आयरन एक्सट्रैक्शन, कॉपर एक्सट्रैक्शन, जिंक एक्सट्रैक्शन, अलॉय बने, कांसा बना, पीतल बना। हमारे कार्यकर्ता गिरीश प्रभु ने छत्तीसगढ़ गए थे, तो पहाड़ से माता एक टोकरी में मिट्टी लेकर आ रही थी। एक घर में गया, उन्होंने भाषण में कहा है, एक दादी माँ ने, वैसे अनपढ़ थी, दादी माँ ने इनके सामने एक मिट्टी के हीप से थोड़ी मिट्टी लेकर इनके सामने एक लोहे का टुकड़ा गलाकर बनाकर दिया। शी न्यू द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन, कास्टिंग, मोल्डिंग आयरन। पोर्टेबल फर्नेसेस थी। दूसरे से उन्होंने कॉपर का टुकड़ा गला कर दिखा। शी न्यू द डिफरेंस, ये आयरन और है, कॉपर और है। यहाँ परफ्यूम इंडस्ट्री अच्छी थी, क्योंकि भारत के फूलों में फ्रेग्रेंस है। यूरोप, अमेरिका, दुबई के फूलों में केवल रंग है, सुगंध नहीं है। यहाँ इत्र बना है। यहाँ कपड़ा उद्योग उत्तम था, कार्विंग अच्छा होता था। तो इसलिए भारत का वर्णन वास्तव में उद्योग पर हमको सीखा नहीं गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का 11 मई 1951 का सोमनाथ मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के समय का भाषण है, वास्तव में अपने पाठ्यक्रम में होना चाहिए, कोई जानता ही नहीं है। उन्होंने कहा कि भारत जगत का औद्योगिक केंद्र था, भारत का एक्सपोर्ट अधिक था, इंपोर्ट कम था। दुनिया भर से सोना चांदी भारत में व्यापार के माध्यम से खींचे चले आते थे, लूट कर नहीं। आजकल बैंक से वॉल्ट्स में सोना चांदी रखने की सुविधा है, उस समय नहीं थी। ये समाज की सोना चांदी समृद्धि मंदिरों में होती थी। सोमनाथ मंदिर स्वर्ण का इसलिए था। उन्होंने कहा आज प्राण प्रतिष्ठा हुई है, पूजा शुरू हो गई है, पत्थर का मंदिर तो धीरे धीरे बनेगा, लेकिन भारतीय समाज की स्थिति उस आर्थिक ऊंचाई पर पहुंचेगी तब मंदिर निर्माण कार्य पूर्ण हुआ, ऐसा मैं मानूंगा। ऐसा उनका भाषण है। जब के मुंशी ने राजेंद्र प्रसाद को पत्र लिखा कि सरदार पटेल अब जीवित नहीं रहे हैं, उनका स्वप्न पूर्ण होने का समय आया है, मंदिर तैयार हुआ है, प्राण प्रतिष्ठा आपके हाथ से हो, ऐसी हम सबकी इच्छा है। आगे उनको पता था वो राष्ट्रपति है, हाँ कहेंगे। प्राइम मिनिस्टर नेहरू ना कहेंगे, समय पर ये कैंसिल कर न दे। उनके पत्र का लास्ट सेंटेंस है कि आप सही में आने वाले हो तो ही हाँ कहिए, प्लीज डू नॉट फेल अस, ऐसा लिखा है। वो आए, उनका विरोध खूब हुआ। उनका भाषण इतना सुंदर भाषण है, सारे मीडिया में भाषण आया, लेकिन राष्ट्रपति का भाषण होने के बाद भी, एक्सेलेंट पीस ऑफ स्पीच होने के बाद भी, पंडित नेहरू के लिबरलिज्म ने उसको गवर्नमेंट रिकॉर्ड में नहीं लिया। फिर पढ़ाने की बात दूर रही। ये उद्योग फैक्ट्री में होते नहीं थे, घरों में होते थे। ऐसे घर गांव में होते थे, गांव खुशहाल होते थे।
और घर में उद्योग है, इसलिए घर के बच्चों को स्किल ट्रेनिंग के लिए ITI जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, घर में स्किल सीखते थे। इतना ही नहीं, द मदर्स ऑफ द हाउस इसमें कंट्रीब्यूट करती थी। महिलाओं को घर में रखकर पुरुषों ने कमाने के लिए बाहर जाना, यह अंग्रेज आने के बाद का एबरेशन है। घर में ही वेल्थ क्रिएशन होता था। द मदर्स यूज्ड टू कंट्रीब्यूट। जैसे छत्तीसगढ़ का वो घर की दादी माँ ने सारी बातें उनको करके दिखाई है। मैं पंजाब गया था, वहाँ के व्यक्ति ने कहा हमारे घर में दरी बुनने का काम था, मेरी दादी माँ उसमें एक्सपर्ट थी। एक फसल हाथ में आने के बाद, नदी का पानी कम होने के बाद, नदी क्रॉस करना आसान होने के बाद पुरुष वर्ग माल बेचने बाहर जाता था। एक फसल भी आ गई है, माल बेचना भी है। जिनको वणझारा कहते हैं उनका मूल नाम वाणिज्यहारा है। उनके बाद ऊंट, घोड़े, बैल बड़ी संख्या में होते थे, उस पर माल लाद कर कारवां जाते थे। उनके दादाजी, उनका बेटा, उनका पोता साथ साथ चलते थे। दे वर द गूगल ऑफ दोज डेज। कहाँ नदी क्रॉस करना आसान है, कहाँ रात रोकना सुरक्षित है, कहाँ मीठा पानी मिलेगा, कहाँ मार्केट अच्छा है, उनको सालों से जाते हैं, उनको पता रहता था। फिर अगले बारिश के पहले, क्योंकि खेती में काम भी करना है, बुआई करनी है, बारिश के बाद नदी क्रॉस करना कठिन होगा, इसलिए उसके पहले ये लौटते थे। तब टेलीफोन पोस्ट वगैरह था नहीं, तो जैसे सावन के पहले आने वाले हैं, बादल दिख रहे हैं, इसकी आतुरता बढ़ती थी। अब पिया कभी न कभी आएगा, अब आएगा, कभी भी दरवाजे पर नॉक हो जाएगा। इसलिए गाने ऐसे आते थे पहले, सावन आया, बादल आए, मेरे पिया नहीं आए, ऐसे गाने आते थे। अब पिया को आने में देरी हुई है, क्योंकि पता नहीं जीवित है नहीं है, कमा कर लाया नहीं लाया, कुछ पता नहीं ना। चिंता होती थी, तो चिंता व्यक्त होती थी ऐसे गानों से। अजहु न आए बालम सावन बीता जाए, सावन बीत रहा है, अभी आए नहीं, क्या हुआ होगा। इन 3-4 महीनों में जब मुख्य व्यक्ति बाहर गया है, तब घर का सारा कारोबार महिलाएं संभालती थी। तो द लेडीज ऑफ द हाउस वेर कॉन्ट्रीब्यूटिंग द वेल्थ क्रिएशन, दे वर हैंडलिंग वेल्थ एट होम। इसलिए उनको गृह लक्ष्मी कहने का रिवाज पड़ा है। वो खाली नाम के लिए नहीं है, पुराने ज़माने में उनके पास तिजोरी की चाबी ऐसी रहती थी लटकी हुई। तो ये भारत है, हमको नहीं बताएगा। ऐसी अनेक बातें हैं, और इसलिए भारत को जानना आवश्यक है। फिर हमारा स्वत्व किसमें है, ध्यान में आएगा। एक वैश्विक दायित्व भारत पर है, वो ध्यान में आएगा। ऐसा भारत हम खड़ा करेंगे, आज भी कर सकते हैं, क्योंकि दुनिया में भारत जैसा कोई देश नहीं है। यहाँ पर बंगाली जानने वाले कितने लोग हैं, बांग्ला भाषी? चलो थोड़े लोग। एक सुंदर बांग्ला गीत है, धनदान्य पुष्पे भरा আমাদের এই বসুন্ধরা, তার মাঝে আছে দেশের সকল দেশের সেরা, এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে না কো তুমি, সকल देशेर रानी सेजे आमार जन्मभूमि। ऐसा देश ढूंढकर कहीं नहीं मिलेगा, सब देशों की रानी शोभा देती है, ऐसी हमारी भूमि है। तो गीत ये सिखाना चाहिए। इसके अंत में लिखा है, ओ माँ तोमार चरण दोटी बक्षी आमार धोरी। हे माँ, भारत माता, तेरे दोनों चरण में मेरे वक्ष पर पक्के पकड़ के रखूंगा। आमी এই देशेतेই जन्म जेनो, এই देशेतेই मोरी। इसी देश में जन्म लूंगा, बुलबुल नहीं, हम देश बनाएंगे। सावरकर जी का है, तुझ साठी मरण ते जनन, तुझ वीन जनन ते मरण। तेरे लिए मृत्यु फिर से जन्म लेने के समान है, तेरे बिना जन्म कहीं और लेना ये मृत्यु के समान है। तो ये बैकग्राउंड हुआ। भारत क्या है? भारत यूनिक है, क्योंकि भारत का व्यू ऑफ लाइफ यूनिक है।
बिकॉज इट इज बेस्ड इन स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म आधारित है। भारत के अध्यात्म ने ही भारत को एक अलग पहचान दी है आज भी। ये तो 1700 वर्षों तक दुनिया भर में भारत के लोग गए। वी डिड नॉट कॉलोनाइज देम, वी डिड नॉट ट्राई टू कन्वर्ट देम, वी डिड नॉट ट्राई टू प्लंडर देयर रिसोर्सेस, वी डिड नॉट ट्राई टू एनस्लेव एंड सोल्ड देम। जो यूरोपियन अरब लोगों ने किया है, हमने क्यों नहीं किया? क्योंकि भारत ने उनको दूसरा पराया माना ही नहीं था। सभी दुनिया भर के सेमेटिक थॉट्स ने दुनिया को दो भाग में डिवाइड कर दिया है, वी एंड अदर्स, बिलीवर्स, नॉन बिलीवर्स, ईमान वाले, काफिर। लेफ्टिस्ट के साथ नहीं, उनको उन्होंने राइटिस्ट कह दिया है। हमने सबको एक ही माना है। थ्रू स्पिरिचुअलिटी वी सी द एंटायर क्रिएशन कनेक्टेड, इसलिए वसुधैव कुटुंबकम है। जब पराये नहीं है, लूटेंगे किसको भैया? एक मैंने चुटकुला सुना, एक सेकंड ग्रेड के विद्यार्थी को उसकी माँ डांट रही थी कि तेरी मैडम का फोन आया था स्कूल से, एंड द कंप्लेंट वाज योर रिप्लाईज इन द क्लासरूम आर पॉलिटिकल। किसको? दूसरी कक्षा के बच्चे के उत्तर पॉलिटिकल होते हैं। ऐसी कंप्लेंट थी। उसने इनोसेंटली अपनी माँ से कहा, मैम आस्क्ड अस व्हाई आर पिरामिड्स इन इजिप्ट। ही सेड, आई रिप्लाइड, they were too heavy for the British to steal। इतनी चोरी की पर नहीं जा सके, इसलिए वहां रखे। दैट इज रियलिटी। भारत ने ये नहीं किया। और अभी ताजी कोरोना की बात है, दुनिया भर में कोरोना था, भारत में भी था। भारत के सिवाय सभी देशों में ओनली स्टेट एम्प्लॉयज वेयर एक्टिव इन सर्विंग सेविंग पीपल। भारत में स्टेट एम्प्लॉय ने ये काम किया ही है, नो डाउट, जी जान से किया है, अपनी जान भी गंवाई है। लेकिन भारत इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड जहां पर सामान्य लोग बाहर निकले, लाखों की संख्या में निकले हैं। और फ्लड, अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड के बाद सेवा करना इज डिफरेंट। हम सेफ होते हैं। हाईली इन्फेक्शस, हाईली फैटल ऐसी बीमारी है, मेरी जान को खतरा है, यह जानकर भी लाखों लोग भारत में घर के बाहर निकले हैं। सारे भारत में निकले, केवल भारत में निकले हैं। दैट इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ स्पिरिचुअलिटी दैट वी इनहेरिट। मैं श्रीनगर गया था, वहाँ वैली के कुछ लोगों से मेरी बात हो रही थी, सभी मुस्लिम थे। मैंने पूछा कि यहाँ भी लोग निकले थे क्या? उन्होंने कहा यस सर। फिर मैंने पूछा कि अरब देशों का मुसलमान नहीं निकला, यहाँ का क्यों निकला? दैट नो आंसर। फिर मैंने कहा इट इज़ द मैनिफेस्टेशन ऑफ स्पिरिचुअलिटी दैट वी इनहेरिट फ्रॉम आवर एंसेस्टर्स। हमारे पूर्वज एक थे, वो अंदर आया ही है, दैट फेल्ट ए कनेक्शन एंड फ्रॉम, इनको इतना अच्छा लगा, हमारे 1.5 घंटा खूब अच्छी बातें हुई। एंड दिस वे ऑफ लाइफ हैज शेप्ड द पर्सनैलिटी ऑफ भारत। इस पर्सनैलिटी के 4 सेलिएंट फीचर्स है। पहला है एकम सद विप्रह बहुधा वदंती। ट्रुथ, ईश्वर एक है, उसके अनेक नाम हो सकते हैं, वहाँ तक पहुँचने के मार्ग भी विभिन्न हो सकते हैं, सब समान हैं। इसलिए विवेकानंद ने शिकागो स्पीच में कहा था, आई एम प्राउड टू टेल यू दैट आई एम फ्रॉम ए कंट्री वेयर इन अवर डिवाइन लैंग्वेज संस्कृत देयर इज नो सिनोनिमस वर्ड फॉर एक्सक्लूजन। एक्सक्लूड करने के लिए किसी भारतीय भाषा में, बंगला में, उड़िया में, मराठी, हिंदी, गुजराती, तमिल, देयर इज नो सिनोनिमस वर्ड, क्योंकि हम किसी को एक्सक्लूड करते ही नहीं हैं। देयर इज नो वर्ड फॉर ब्लास्फेमी। एक मान्यता के विरुद्ध कोई नया विचार रखता है तो ब्लास्फेमी माने जाती है। सब बाहर की बात है। ब्रूनो in Europe was burnt alive for telling something different that the church believed। क्या कहा ब्रूनो ने? चर्च मानता था कि पृथ्वी स्थिर है, सूर्य चक्कर काटता है। इसने कहा नहीं, सूर्य स्थिर है, एंड द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। was burnt alive। Galileo was jailed and tortured for the same thing। इसके आगे मैं कहता हूँ
इसलिए सिस्टर निवेदिता जो स्वामी जी की शिष्या थी, आयरिश थी, उसने सुंदर पुस्तकें लिखी भारत के बारे में। उसके एक पुस्तक का नाम है द वेब ऑफ इंडियन लाइफ। वो लिखती है, अगर ब्रूनो भारत में होता तो जिंदा जलाया नहीं जाता, गैलीलियो भारत में होता तो जेल में डालकर टॉर्चर नहीं होता। एक नया विचार रखना ये भारत में यानी सहज संभव है। भगवत गीता पर इतने नए नए इंटरप्रिटेशन आते हैं, सब अलाउड है। ये भारत है। इसलिए मैं उनके आगे कहता हूं कि जीसस क्राइस्ट भारत में होता तो क्रूसीफाई नहीं होता। उसको फॉलोअर्स मिलते नहीं मिलते बात अलग है। प्रश्न पूछना, वहां पर एक सिद्धांत हमने ये बताया, वो आपको वही मानना पड़ेगा। क्वेश्चनिंग देम इज कॉल्ड ब्लास्फेमी। यहाँ पर प्रश्न पूछने का खूब स्कोप है, प्रोत्साहन है। मैं तो कहता हूँ मजाक में, अर्जुन ने इतने प्रश्न कृष्ण को नहीं पूछे होते, हमको गीता सुनने को नहीं मिलती। कृष्ण ने कहा लड़ना शुरू कर देता, जीत तो लेता, कि हमको गीता नहीं मिलती, प्रश्न पूछे, तरह तरह के प्रश्न पूछे। ये भारत की परंपरा है। दूसरी बात है, भारत मानता है एक ही सत्य चैतन्य एक अनेक रूपों में मैनिफेस्ट हुआ है। ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। इसलिए भारत का वर्णन जो हम सुनते आ रहे हैं वो गलत है। इंडिया इज ए कंट्री ऑफ डाइवर्स कल्चर्स सुनते आए हैं, गलत है। तो सही क्या है? इंडिया हैज ए कल्चर दैट सेलिब्रेट्स डाइवर्सिटी। ये सही बात है। हमारे कल्चर डिफरेंट नहीं है, कल्चर एक है जिसका आधार अध्यात्म, जो विविधता का उत्सव मनाने को सिखाती है। तीसरी है, एवरी सोल इज पोटेंशियली डिवाइन एंड द गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ इज टू मैनिफेस्ट द डिविनिटी विद इन बाय कंट्रोलिंग नेचर इंटरनल एंड एक्सटर्नल। स्वामी जी कहते हैं, डू इट आइदर बाय वर्क कर्मयोग, वर्शिप भक्ति योग, और मेडिटेशन साइकिक कंट्रोल। भक्ति योग, कर्मयोग, राजयोग, ज्ञान योग, एनी ऑफ दिस फोर, कोई भी एक लो। एनी टू, यही लो। एक लिया तो आप दूसरे को टच नहीं कर सकते। ये बाहर का विचार है, भारत का नहीं है। यू कैन टेक एनी थ्री, यू कैन टेक ऑल फोर, और हर एक का, इनका मेरा इनका, ये चारों का कंपोजिशन अलग अलग वेरिड हो सकता है। एक घर में माँ खाना बनाती है, घर की टेस्ट होती है, 5 लोग मेंबर्स घर में हैं, फिर भी बेटी को लगता है सब्जी में जरा तीखापन कम है, थोड़ी मिर्ची की चटनी मिला लेती है। दूसरे भाई को लगता है थोड़ा खट्टा कम है, थोड़ा नींबू नहीं छोड़ता है। तीसरा व्यक्ति खट्टा और तीखा दोनों मिक्स करेगा। चौथा मीठा खट्टा मिक्स करेगा। हमारे यहाँ अचार भी 3-4 प्रकार के रहती है हर घर में। ये मीठा अचार है, ये तीखा अचार है, खट्टा अचार है, और तो 2-3 प्रकार के। एक ही परिवार के लोग हैं, हर एक की रुचि अलग है। अपने रुचि के अनुसार एडजस्ट करके भोजन का आनंद लेने की हमारी परंपरा है। उसी तरह मेरा जो अंदर के डिविनिटी को मैनिफेस्ट करने का मेरा मार्ग है, मोक्ष के तरफ जाने का मेरा मार्ग है, वो हर एक का इंडिविजुअल होगा। इसको रिलीजन कहेंगे। रिलीजन धर्म नहीं है, उसको भारतीय भाषा में उपासना कह सकते हम। तो मेरा अगर 50% कर्मयोग का मार्ग मैंने चुना है, माय सिस्टर वुड हैव 50% भक्ति योग, मेरे बड़े भाई 50% ज्ञान योग मानता होगा, मंदिर में कम जाता होगा, इट्स अलाउड। तो हर एक को रुचि के अनुसार अपनी उपासना रिलीजन ये चुनने का स्वातंत्र है। हमारे ठेंगड़ी जी कहते थे, भारत में रिलीजन इज पर्सनल एज वंस ओन टूथब्रश। हर एक का अलग अलग होगा, दूसरे का नहीं चलेगा। आगे की महत्व की बात है, एंड देयर वाज फ्रीडम टू चूज माय रिलीजन। इसलिए भारत में पहले से स्पिरिचुअल डेमोक्रेसी रही है। इसलिए कन्वर्शन के लिए भारतीय भाषा में शब्द नहीं है, क्योंकि आवश्यकता नहीं है। ये भारत है।
ये जो चारों बातें मैंने बताई, भारत का सारा समाज इसको अपना मानता आया है। इसने सारे भारत को एक अलग पहचान दी है। उस पहचान को दुनिया ने हिंदुत्व कहा है क्योंकि सिंधु नदी पार करके जाते थे व्यापार के लिए। स को ह कहने का रिवाज तो आज भी आसाम में है। आज भी आसाम में संघ को हंग कहते हैं। यहाँ कोई आसाम के है क्या? संपादक को हमपादक कहते हैं। होंगेर अधिकारी मतलब संघीय अधिकारी आए हैं। गुजरात मारवाड़ी में भी स को ह कहते हैं। हाथ वागे मळीशु, हवारे मळीशु, स का ह हो गया। हमको अपना अलग नाम देने की जरूरत है। हमने अपने आप को अलग माना ही नहीं था। भारत के बाहर गए तो उनको लगा कुछ अलग लोग है, उन्होंने नाम दिया, लग गया हमारे साथ। उसमें कुछ न्यूनता नहीं है, खराबी कुछ नहीं है। ये कॉमन नाम है पूरा। आज सिंधु नदी से सिंधु समुद्र तक सबकी पहचान हिंदू है। ये रिलीजन नहीं है, ये जीवन दृष्टि है, जीवन की विशेषता है। एंड कोरोना हैज प्रूव्ड इट रिसेंटली। दूसरी भारत की विशेषता है कि वेलफेयर स्टेट वॉज नेवर भारतीय ट्रेडिशन। नेशन स्टेट कंसेप्ट यूरोप की है। वहाँ का नेशन और भारत का राष्ट्र अलग है। वहाँ का नेशन जो 16वीं शताब्दी की उपज है, 1000 साल के थियोक्रेटिक स्टेट के रिएक्शन में वहाँ नेशन और सेकुलरिज्म आया। भारत का राष्ट्र ऋग्वेद काल से है। यहाँ पीपल आर द नेशन, समाज राष्ट्र है। राज्याधारित समाज कभी नहीं था। राष्ट्र ने, समाज ने अपनी सुविधा के लिए एक व्यवस्था के नाते राज्य स्टेट नाम की व्यवस्था निर्माण की है। राज्य ये राष्ट्र का नौकर है, राष्ट्र सर्वोपरि है। ये भारत की रचना रही है। एक खंभे पर खड़ा तंबू। रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा स्वदेश समाज में कि कल्याणकारी राज्य वेलफेयर स्टेट भारत की परंपरा नहीं थी। जुडिशरी, फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस, सिक्योरिटी ये डिपार्टमेंट्स केवल राजा के कंट्रोल में होते थे। बाकी हेल्थ, एजुकेशन, कॉमर्स, ट्रेड, इंडस्ट्री, मंदिर, मेला, संगीत, नाटक, कला, यात्रा आदि समाज की अपनी व्यवस्था थी। इसके लिए ट्रेजरी से पैसा नहीं आता था, समाज देता था। उन्होंने आगे कहा है वह समाज जो अपनी आवश्यकताओं के लिए राज्य पर, स्टेट पर कम से कम डिपेंडेंट है, वह स्वदेशी समाज है। वेलफेयर स्टेट ये कल्पना पश्चिम की है। स्टेट नेशन कंसेप्ट है। स्टेट विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। बच्चों की पढ़ाई भी कराएगा, बीमारों को दवा भी देगा, जॉब्स के देगा, जो बूढ़ों की चिंता भी करेगा, क्योंकि फैमिली सिस्टम नहीं है। भारत में ऐसा नहीं था। एक खंभे पर खड़ा तंबू है, वह खंभा टूटता है, तंबू जमीन पर आएगा। लेकिन 4-5 खंभों पर खड़ा तंबू है, एक खंभा टूटता है, तंबू खड़ा ही रहेगा और टूटे खंभे को फिर से खड़ा करने की सुविधा रहेगी। भारत हैड दैट अरेंजमेंट। इसलिए परकियों का आक्रमण हुआ, राजा पराजित हुए, परकियों का शासन रहा, राष्ट्र हमेशा अपराजित रहा है। ये भारत की दूसरी विशेषता है। और तीसरी विशेषता है, यहाँ IIT में पढ़कर लोग अच्छा जॉब करेंगे। मैंने केमिस्ट्री में PhD किया है, कोई किसी ने लॉ किया है, कोई CA हुआ है, MBA किया है। ये सारे भौतिक जगत के संबंधित सारे विषय हैं। इसको हमारे ईशावासी उपनिषद ने अविद्या कहा है। ये अविद्या नेगेटिव नहीं है, धर्म अधर्म नीति अनीति ऐसा नहीं है। अविद्या इज नॉलेज परटेनिंग टू द मटेरियल वर्ल्ड। विद्या क्या है? विद्या अध्यात्म विद्या है जो मोक्ष का मार्ग दिखाती है, सिखाती है। जो कई जगह लिखा रहता है सा विद्या या विमुक्त, ये जो मुक्त कराती है विद्या है। और ईशावास्य उपनिषद का 9वां श्लोक कहता है अंधम तमः प्रविशन्ति ये अविद्याम उपासते। जो केवल अविद्या की, केवल भौतिक समृद्धि की साधना करता है, केवल पैसे कमाने के लगता है, वह अंधकार में प्रवेश करता है। अगले पंक्ति है ततो भूय एव ते तमो
यह ओम विद्यायाम रताः। जो केवल विद्या, केवल मोक्ष मोक्ष की बातें करता है, ऐसे लोग और गहरे अंधकार में जाते, ऐसा कहा है। ये महत्व की बात है। और 11वां श्लोक है, विद्याम च अविद्याम च यह तद उभयम वेदः। विद्या और अविद्या जिसने दोनों को साथ जान लिया है, अविद्या के आधार पर भौतिक समृद्धि, अविद्या मृत्युम तीर्थवा, विद्या के आधार पर मोक्ष प्राप्त करेंगे, विद्या मृत्युम अश्नुते। दोनों को साधना एक साथ, ये भारत है। उत्पादन में प्रचुरता, वितरण में समानता, उपभोग में संयम, बचा हुआ समाज को लौटाना है। इसको धर्म कहा है। धर्म रिलीजन नहीं है। रिलीजन, उपासना हेल्प्स यू। धर्म क्या है? तो क्लोज योर कैपिटल आई, मैं छोटा करो, ओपन योर आईज, आंखें खोलो, देन द सर्कमफरेंस ऑफ वी एक्सपांड्स। मैं छोटा करो, आंखें खोलो, हम अपने आप बड़ा होता है। जो हमारे नहीं, वे भी अपने लगने लगते हैं। अपनेपन से उनके लिए कुछ करने का मन होता है। यह करना, समाज को देना, सही मायने में समाज को वापस लौटाना, यह धर्म है। उपासना हेल्प्स यू टू डू धर्म। धर्म आचरण का नाम है, इसलिए कहा है आचार प्रथमो धर्म। मंदिर जाना, अग्निहोत्र करना, सूर्य को अर्घ्य चढ़ाना, उपवास करना, बिना चप्पल पहने मंदिर जाना, देरा से जाना, कावड़ यात्रा करना, ये सब उपासनाएं हैं, धर्म नहीं। उपासना धर्म के लिए है। धर्म सर्वोपरि है। धर्म ही समाज का आधार है। सिस्टर निवेदिता ने कहा, जिस समाज में लोग अपने परिश्रम का पारिश्रमिक रिम्यूनरेशन अपने ही पास न रखकर समाज को देते हैं, ऐसे समाज के पास एक्यूमुलेटेड पारिश्रमिक के पूंजी पर समाज प्रॉस्परस बनता है और समाज के हर व्यक्ति प्रॉस्परस बनती। कितना महत्व का वाक्य है। ये धर्म है। धर्म टेक केयर ऑफ एवरीबॉडी, धर्म बाइंड्स ऑल टुगेदर, धर्म होल्ड्स ऑल टुगेदर। इसलिए कहा है, धारणात् धर्ममित्याहो धर्मो धारयते प्रजाः। ये कनेक्शन है। ये कोरोना के दौरान आंध्र, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र से 40 लाख माइग्रेंट वर्कर्स माइग्रेटेड ऑन फुट टुवर्ड्स झारखंड, बिहार। इमेजिन, 40 लाख। शॉप्स नहीं, होटल्स नहीं, ट्रांसपोर्टेशन नहीं, पैदल जाना है। परंतु कहीं पर भी राइट्स नहीं हुए। हर जगह लोग बाहर निकले हैं, उनको पानी पिलाया है, खाना खिलाया है। भोपाल कई रास्ता होता है, एक दिन भोपाल के बीच में तालाब है, वहाँ 150 लोगों का एक जूथ ऐसा पैदल चलता हुआ टुवर्ड्स बिहार, झारखंड जा रहे थे। तो स्थानिक प्रशासन ने संघ कार्यालय में फ़ोन करके पूछा, ये लोग आए, आप इनके लिए भोजन व्यवस्था कर सकते हैं क्या, लंच? तो घरों में बना कर देना पड़ेगा, होटल बंद थे। हमारे कार्यकर्ता ने कुछ जगह फ़ोन करके एक आधे पौन घंटे के बाद वहाँ जाकर देखा तो ये वह सरप्राइज, आसपास के घरों से माताएं बहनें बाहर निकल के इनको पानी देना, चाय नाश्ता शुरू कर दिया था। इन्फेक्शस बीमारी है, मुझे खतरा है जानकर भी दे फेल्ट ए कनेक्शन। भाषा भी आती नहीं थी। एक परिवार भिलई में है, उनकी एक बेटी पत्रकार है, 4 बहनें हैं, माँ 10th पास है, मध्यम वर्गीय परिवार। भिलई से ऐसे माइग्रेंट वर्कर जा रहे, ऐसा उसने टीवी पर देखा, अखबार में पढ़ा, इनके घर के सामने से नहीं गुजर रहे थे। स्टिल शी फेल्ट ए कनेक्शन। इतने हजारों जा रहे हैं, हम मध्यम वर्गीय मिडिल क्लास फैमिली क्या कर सकते हैं, ऐसा विचार नहीं, मुझे कुछ करना ऐसा विचार आया। 3 पड़ोसन से बात की, 4 महिलाओं ने इन्हीं के आंगन में चूल्हा जलाकर 250 लोगों का खाना बनाकर 250 फूड पैकेट्स बनाकर वहाँ जाकर बांट कर आई, तब मन को शांति हुई। उनकी बेटी पत्रकार नहीं होती, ये फोटो भी नहीं खींचते, किसी को दिखाने के लिए था ही नहीं है। धर्म यह है। ऐसे असंख्य उदाहरण हैं। तो धर्म निरपेक्ष नहीं, हमको धर्माधिष्ठित जीवन चाहिए। हमारा धर्म रिलीजन नहीं है।
और भारत आज़ाद हुआ तब आज़ादी की जो मुख्य जो आर्किटेक्ट थे उनके मन में ये क्लियर होगा, इसलिए लोकसभा में लिखा है धर्म चक्र प्रवर्तनाय, राज्यसभा में लिखा है सत्यम वद धर्मम चर, सुप्रीम कोर्ट का ध्येय वाक्य है यतो धर्मस्ततो जयः, और हमारा राष्ट्र ध्वज है उस पर चक्र है, वो धर्म चक्र है। तो धर्म शब्द का इतना प्रोमिनेंस इन राष्ट्र ध्वज, सुप्रीम कोर्ट, लोकसभा, राज्यसभा होना ये कुछ सहज नहीं है, एक थॉट है, एक कंसेप्ट है। ये भारत की विशेषता है। इसलिए भारत की इस विशेषता को ठीक पहचानेंगे तो भारत की दिशा ठीक होगी। और दुनिया इतनी नज़दीक आई है, with all the diversity of ethnicity, religions and limited sources on the planet, how can the entire humanity live in peace and prosperity and harmony? डॉक्टर राधाकृष्णन की पुस्तक है हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, 50-60 में उन्होंने जो बाहर व्याख्यान दिए थे उसका कंपाइलेशन है। तब वो कहते हैं कि दुनिया इतनी छोटी हुई है, तब से छोटी आज हुई है, क्योंकि जब मैं अमेरिका गया था तब डायरेक्ट फ्लाइट नहीं थी, ईमेल नहीं था, मोबाइल फ़ोन नहीं था, पत्र से सारी बातें होती थी, ट्रंक कॉल, स्टूडियो कॉल बुक करना पड़ता था। लेकिन उन्होंने लिखा उस समय, कहा कि दुनिया इतनी छोटी आई है विथ ऑल द डाइवर्सिटी ऑफ रिलीजन्स, एथनिसिटी, लैंग्वेजेस, हाउ कैन द एंटायर ह्यूमैनिटी लिव इन पीस प्रॉस्पेरिटी विथ लिमिटेड सोर्सेस? आई कैन सी ओनली हिंदू सोल्यूशन। इसलिए भारत को अपनी हिंदू स्पिरिचुअल पहचान लेकर एक समृद्ध सबल देश खड़ा होगा। इसमें हमारा गौरव तो है ही, और दुनिया को यह दिखाने का सिखाने का दायित्व हमारा है। जैसे शिप्स जब मार्ग भूल जाते हैं, लाइट हाउस देखकर अपना ट्रैक तय करते हैं, यह भारत का रोल होना चाहिए। प्रभात प्रकाशन दिल्ली में उन्होंने 4 वॉल्यूम्स पब्लिश किए, इंडिया दे सॉ, भारत के बाहर से लोग भारत में आए, उन्होंने जो भारत के में लिखा है वर्णन किया है। तो दुनिया को भारत क्या है पता है, लेकिन दुनिया को भारत में भारत नहीं दिख रहा है, हम पश्चिमी नकल कर रहे हैं। तो हमारे गौरव के लिए, हमारे दायित्व के लिए और विश्व को कल्याण का मार्ग दिखाने के लिए भारत की यह आध्यात्मिक सांस्कृतिक पहचान लेकर एक सबल सफल राष्ट्र मतलब समाज खड़ा होना, ये समाज की जिम्मेदारी है, गवर्नमेंट में भी हेल्पफुल, और ये हो रहा है। 2014 के जो रिजल्ट्स आए पार्लियामेंट के 16 मई को आए। एक ब्रिटेन से पब्लिश होने वाला एक पेपर है, डेली पेपर द गार्डियन, उसका संडे एडिशन इज कॉल्ड संडे गार्डियन। आप अगर गूगल करोगे, जस्ट टाइप संडे गार्डियन, टाइप एडिटोरियल, अपने आप 18 में 2014 आएगा ही। संडे था उनका, यानी ब्रिटेन के गार्डियन का एडिटोरियल है, उसके पहले 3 वाक्य महत्व के हैं। गार्डियन सेज टुडे 18 May 2014 may go well down in the history of India as Britain finally left India. Narendra Modi's victory in these elections marked the end of a long era in which the structures of power did not differ greatly from those through which Britain ruled this subcontinent. India under Congress Party was in many ways a continuation of British Raj by the British. ये गार्डियन लिखता है। इसके ऊपर एक वाक्य है, वो ज़्यादा इंसाइट पर वो कहते हैं, इट शुड बी ऑब्वियस दैट द अंडरलाइंग चेंजेस इन द इंडियन सोसाइटी हैव ब्रॉट अस मिस्टर मोदी एंड नॉट द अदर वे अराउंड। 150 साल अंग्रेज़ों का शासन, 60 साल काले अंग्रेज़ों का, उसको ठीक करना है 25-30 साल चाहिए। हर बार चुनकर भी आना है। 2014 के बाद भारत की विदेश नीति में मेजर शिफ्ट हुआ है, रक्षा नीति में मेजर शिफ्ट हुआ है। 5 साल के बाद
भारत की शिक्षा नीति नहीं आई है, उसमें सारा कंटेंट है। राधा कृष्णन की अध्यक्षता में 1948 में हायर एजुकेशन कमीशन नियुक्त हुआ था। सुंदर रिकमेंडेशंस है, लागू नहीं हुए, अब लागू हो रहे हैं। 64 में कोठारी कमीशन नियुक्त हुआ था अबाउट एजुकेशन, उनके कांग्रेस सरकार ने नियुक्त किए, उन्होंने अपना समय खर्च किया, सरकार ने पैसा खर्च किया, रिकमेंडेशन लागू नहीं हुए। उनके कहने का सार यह था कि भारत के वैचारिक जगत का ग्रेविटेशनल सेंटर यूरोप है, उसको भारत में लाना चाहिए। हमारे सोच, हमारे शब्दावली हम अभी वहाँ की उपयोग कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, इजराइल हमास जो वॉर चल रहा है, एंटायर वर्ल्ड डिस्क्राइब्स इट एज मिडिल ईस्ट क्राइसिस। आज भी आखाती देशों का उल्लेख हमारे मीडिया में मध्य पूर्व यही कहा जाता था, लेकिन उसको मध्य पूर्व कहना मतलब कहने वाला बैठा इंग्लैंड में, उसके लिए भारत ईस्ट है, जापान फार ईस्ट है, ये मिडिल ईस्ट है। अब भारत का विदेश विभाग उसको वेस्ट एशिया क्राइसिस कहने लगा है। लड़ तो वही रहे हैं, बदला क्या? बदला दृष्टिकोण, बदला हमारा पोजीशनिंग बदला है। उसको मिडिल ईस्ट कहना मतलब हम इंग्लैंड में बैठे हुए नहीं, हम भारत हैं। अंग्रेज भारत में आए तो रूल करने, दे वांटेड टू रूल ओवर द कंट्री पीपल एंड प्लंडर द सोर्सेस, और कुछ नहीं। भारत का भला उनका मन में नहीं था। दे फ्रेम्ड सम रूल्स टू रूल, उनका नाम ही था इंडियन पिनल कोड, बिकॉज द इंटेंशन वॉज टू पिनलाइज पीपल। भारतीय दंड संहिता चल रहा है आज़ादी के बाद भी, अब बदल हुआ है, भारतीय न्याय संहिता नाम है, BNS है। जो दोषी पाया जाएगा दंड करेंगे ही, लेकिन उद्देश्य क्या है? न्याय देना है, दंडित नहीं करना है। दिल्ली में माउंटबेटन जहाँ रहते थे, ही वॉज रिप्रेजेंटिंग किंग ऑफ इंग्लैंड। रास्ते का नाम था किंग्स वे, हिंदी में राजपथ किया। अब राजा ने किंग नहीं है, चल रहा है आज़ादी के बाद भी, अब बदल रहा है, करते हुए पथ हुआ है। सटल चेंजेस है, लेकिन एक निश्चित महत्व की बात है। तो भारत बदल रहा है, डिसेंट्रलाइज्ड, ग्रामाधारित, कृषि ओरिएंटेड उद्योग को अधिक प्राधान्यता देनी चाहिए। ऐसा धीरे धीरे आगे बढ़ना पड़ेगा। तो ये हर 5 साल में इनको चुनकर भी आना है। सामरांत वर्ग, पढ़ा लिखा वर्ग वोटिंग करता नहीं है, चर्चा खूब करता है। जो सोचता नहीं है वो खूब वोटिंग करके आता है। फिर एवरेज हमारा 60-65, हमको बड़ा क्या लगता है, लास्ट टाइम 63 हुआ, इस बार 67 हुआ, कॉलर टाइट हो जाती है अपने। एक्चुअली 100 में से 90 ने तो वोटिंग करना ही चाहिए ना। मैक्सिमम 10 पीपल मे नॉट रीच टू द बूथ। तो ये समाज का दायित्व है। तो ये समाज में परिवर्तन होगा, समाज सक्रिय होगा, राष्ट्र सक्रिय होगा। राष्ट्र तय करेगा राज कौन करेगा, पॉलिसीज क्या होगी। तो इसलिए भारत की भारतीय अवधारणा एक बार तय होती है। युवाओं की बात यहाँ आई है। युवा वो है जो स्वप्न देखता है, उसके लिए चाहे जो कुछ करने के लिए तैयार होता है। ही एक्सेप्ट द चैलेंजेस, साहसिकता होती है। एक सुंदर पुस्तक मैंने पढ़ी, डेयर टू फेल। उनका एक वाक्य बड़ा अच्छा है, व्हेन यू फेस ए प्रॉब्लम एंड टेक योरसेल्फ अवे फ्रॉम इट, इट बिकम्स ए सिचुएशन, एंड व्हेन यू आर टू एनालाइज इट, इट बिकम्स ए चैलेंज, एंड व्हेन यू थिंक ऑफ योर टू मीट द चैलेंज, when you think of your resources to meet the challenge, it becomes an opportunity. So, problem to situation to challenge to opportunity. ये भारत है। इसको कैसा भारत खड़ा कर, इजराइल ने करके दिखाया है। बहुत किस्से मेरे पास है, समय कम है। सार रूप भारत की भारतीय अवधारणा हमको मैंने कुछ
सिंबॉलिक 3-4 बातें बताई है और गहराई में जाएंगे। मेरी जो पुस्तक है, मैं मेरे पुस्तक है प्रमोशनल नहीं आया हूँ, लेकिन वो पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारे आइडियाज़ क्लियर हो जाएंगे। उसका नाम ही है वी एंड द वर्ल्ड अराउंड, हाउ वी एज भारत थिंक अबाउट द वर्ल्ड डिफरेंटली देन द वर्ल्ड थिंक्स। उसका हिंदी में आया है हम और यह विश्व। और अंग्रेजी पुस्तक के बाद 2 साल के बाद हिंदी आया है, इसलिए हिंदी में 8 आर्टिकल्स एक्स्ट्रा है। जो इंग्लिश पुस्तक में 34 आर्टिकल्स है कंपाइल्ड, और मेरे आर्टिकल में से 70% आर्टिकल्स आर पब्लिश इन संडे गार्डियन। मैं इंडिया नहीं भारत लिखता हूँ, इंडियन नहीं भारतीय लिखता हूँ, दे पब्लिश इट। नॉर्मली दे डोंट चेंज ए वर्ड। एक मेरे आर्टिकल में मैंने ऐसा कोट किया था, संडे गार्डियन इन दिस एडिटोरियल सेज डैश 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 दैट ब्रिटेन फाइनल लेफ्ट इंडिया, ये कोट किया था मैंने। उन्होंने, उनके संपादकीय मंडल ने पहला शब्द चेंज किया, और ये चेंज इतना सिग्निफिकेंट है। संडे गार्डियंस एडिटोरियल बोर्ड चेंजिंग द वर्ड संडे गार्डियन, दे रोट ब्रिटेन्स गार्डियन सेइंग दैट ब्रिटेन फाइनल लेफ्ट इंडिया। कितनी बड़ी महत्व की बात है। पुस्तक पढ़ेंगे और भी बहुत सारी बातें हैं, तो आई विल स्टॉप हियर एंड थैंक्स फॉर योर पेशेंस।